दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 4 का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियोस के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो एक सीरीज़ वाइज चलती है। अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो आपको आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग के उद्देश्य बताने हैं और कार्यों की हमें व्याख्या करनी है। व्हाट इज़ पैकेजिंग? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। तो सिंपल, हर कोई जानता है पैकेजिंग क्या होती है, बस थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है और इसे बार बार उठाया तथा रखा जाता है। माल के यातायात तथा संग्रहण को सुगम बनाने, मतलब इजी बनाने के लिए, और माल को सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग आवश्यक है। मतलब चीज़ों को लाने, प्रोटेक्ट करना, यहाँ से वहाँ ले जाना, उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए पैकिंग करना ज़रूरी होता है। तो फिर पैकिंग का मतलब क्या हुआ फिर? तो पैकिंग का मतलब क्या हुआ? वस्तुओं को उनके आकार, वजन, प्रकृति के अनुसार डिब्बों में, बोतलों में, टिनों में, बोरियों में आदियों में भरना है या कागज आदि में लपेटना। पैकेजिंग का अर्थ वस्तुओं के लिए उचित प्रकार के डिब्बे, टिन, पेटियां, बोतलें आदि का निर्माण करना है। जैसे जो भी प्रोडक्ट हमारा आता है, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सी हो गई, अदर अदर थिंग्स हो गई, वो सारी चीज़ें पैक होके तो आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रखी है। जैसे ये सारा सामान क्या हो रखा है, पैक हो रखा है, तो इसको भी पैकेजिंग बोलते हैं। यही तो पैकेजिंग है हमारी। तो कभी कभी बोतलों में, टिनों में, डब्बों में और कागज़ में, ऐसे ऐसी चीज़ों में पैकेजिंग होती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पैकेजिंग में आधान पत्र और लपेटने वाले सामान ही नहीं आते, बल्कि उनका निर्माण करना भी आता है। इन दोनों बातों के अतिरिक्त इसमें लेबल लगाना, आधान पत्र का डिज़ाइन बनाना, उनको सजाना भी आता है। मतलब सिर्फ पैकेजिंग, सिर्फ लपेट, ये सब नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें हम उसके ऊपर लेबल लगाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। और डिज़ाइन बनाना पड़ता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, क्योंकि ये मैटर करता है। अगर तुम्हारी पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं है तो लोग नहीं खरीदेंगे। अगर बाहर से एकदम अच्छी सी पैकेज नहीं है तो लोगों को नहीं पसंद आता है। इस प्रकार पैकेजिंग वस्तु नियोजन से संबंधित कला भी है और एक विज्ञान भी है। ये एक आर्ट है, हमें इसे समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और वस्तु को अट्रैक्टेड पैक करना पड़ेगा। ये वस्तु के सुरक्षित और उपयोग हेतु आदान पत्र और लपेटने के सामान बनाने और वस्तुओं को उस आदान पत्र में रखने या लपेटने के पदार्थों में बंद करने से संबंधित है। मतलब हमने एक वस्तु ली, उसको एक उसमें डाला और उसको बाहर से अच्छे से पैक करा, सारी चीज़ उस पर लेबल लगाया, डिज़ाइन बनाया, तो उसको पैकेजिंग बोलते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है। तो पैकेजिंग के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। पैकेजिंग के निम्न उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य सुरक्षा, वेरी सिंपल, प्रोटेक्शन करना ही होता है। सुरक्षा पैकेजिंग का प्रथम उद्देश्य, जिससे वस्तु धूल, मिट्टी, पानी, नमी, कीड़े मकोड़े आदि में खराब ना होकर उसके गुण में किसी प्रकार की कमी ना हो। पैकेजिंग का यह भी उद्देश्य है कि वस्तु में किसी भी प्रकार की मिलावट या उसकी चोरी ना की जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है? सुविधा, कन्वीनियंस। पैकेजिंग का दूसरा उद्देश्य सुविधा प्रदान करना है। यह सुविधा वस्तु को लाने, ले जाने, उठाने, पकड़ने, भंडार करने आदि में होती है। भली प्रकार से पैक की हुई वस्तुओं को ही परिवहन साधन लाने तथा ले जाने के लिए स्वीकृत करते हैं, अन्यथा वे लेने से इनकार कर देते हैं। मतलब अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी, जो तुमने सामान पैक करा है, तो वो नहीं खरीदते। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि सुविधा प्रदान करना भी पैकेजिंग का उद्देश्य होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमी, मितव्ययता। ये पैकेजिंग का तीसरा उद्देश्य है। पैकेजिंग से कुछ मितव्ययता हो जाती है, जैसे वस्तु रास्ते में खराब नहीं होती है, जिससे उसे बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो पैकेजिंग ये वाली सुविधा भी प्रोवाइड करता है कि रास्ते में कोई चीज़ खराब नहीं होगी, उसको संभाला जा सकता है। लास्ट है संवर्धन, प्रमोशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है इसका। आजकल संवर्धन भी पैकेजिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि जिसका बाहर से ही तो दिखता है। आजकल बाहर के जो लोगो हैं, जैसे अमेजन है और अलग अलग बिग कंपनीज है, वो अपना प्रमोशन अपनी पैकेजिंग से ही करते हैं। तो पैकेटों पर जो लिखा और चित्रित होता है वह विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का भी क्या करता है,
कार्य करता है। तो ये पैकेजिंग के कुछ उद्देश्य थे हमारे। और फिफ्थ है कुछ अन्य उद्देश्य भी है, जैसे कि पैकेजिंग वस्तु छवि में वृद्धि करता है, ये उपभोक्ता को वस्तु की ताजगी की सूचना देता है, वस्तु के निर्माण की तारीख उस पर दी होती है, वस्तु के मूल्य की जानकारी देता है, वस्तु के उपयोग के विषय में सूचना देता है कि वस्तु का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये वस्तु के पहचानने में सहायता प्रदान करता है। तो सिंपल है। अन्य उद्देश्य भी हमारे नॉर्मल है, जो हमारी डेली लाइफ में हम नॉर्मली देखते हैं। तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे जिसमें हमने पैकेजिंग के बारे में पढ़ा। पैकेजिंग क्या होती है, तो सिंपली पैकेजिंग हमारा किसी सामान को पैक करना होता है, और उसके कुछ उद्देश्य हमने पढ़े। पैकेजिंग के कुछ काम भी पढ़ लेते। पैकेजिंग का पहला काम है सुरक्षा देना। पैकेजिंग का प्रमुख कार्य वस्तु को धूल, पानी, नमी, कीड़े मकोड़े, मिलावट से बचाना। कुछ वस्तु खुली रहने से खराब हो जाती है, उनका गुण समाप्त हो जाता है तथा रंग फीका पड़ जाता है। पैकेजिंग इन संभावनाओं से वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है। सुविधा देना, ये वस्तु जो भली प्रकार पैक होती है उनको लाने और ले जाने में सुविधा रहती है। इस प्रकार पैकेजिंग उपभोक्ता मध्यस्थों को सुविधा भी प्रदान करती है। ये सेकेंड काम था इसका। थर्ड है हमारा परिचय। निर्माताओं द्वारा अपने अपने उत्पादों को पहचानने के लिए भी उत्पादों की पैकेजिंग की जाती है। जैसे पेज एक आकार और प्रकार के होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न निर्माताओं में भिन्नता लाने के लिए प्रत्येक निर्माता अपने अपने ढंग के डिब्बों को पैक कर बेचते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। ये भी मैटर करता है। फिर स्टोरेज, ये पैकेजिंग का फोर्थ काम है। वस्तुओं को उचित रूप से भंडार करने के लिए पैकेजिंग किया जाता है, जैसे भंडार गृह में उनको उचित रूप से रखा जा सके और फिर खराब ना हो। ये हमारा फोर्थ था। विज्ञापन करना, ये भी एक काम है पैकेजिंग का। जब तक एक उपभोक्ता के पास एक वस्तु का पैकेजिंग का सामान रहता है तब तक वस्तु के संबंध में उसकी याद दिलाता रहता है, और इस प्रकार यह मुख्य विक्रेता की तरह कार्य करता है। छठा है लाभ संभावना, ये भी इसका एक काम है। अच्छे पैकेजिंग से उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो लाभ को बढ़ाने में सहायक होती है, और इस प्रकार पैकेजिंग का ये अंतिम कार्य है। पैकेजिंग के लाभ स्पष्ट कर रहे हैं। पैकेजिंग के लाभ, पैकेजिंग के लाभों की व्याख्या 3 दृष्टिकोणों से की जा सकती है। पहला है निर्माताओं को लाभ। अब हम देख रहे हैं कि पैकेजिंग के लाभ होते हैं, बट अलग अलग वे में किन किन लोगों को कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज टू प्रोड्यूसर, तो उनको सुरक्षा मिल जाती है। मिलावट में रुकावट, वस्तुओं में मिलावट की संभावनाएं कम हो जाती है। विक्रय संवर्धन, पैकेजिंग से विज्ञापन करने में, उसे ब्रांड छपाने में आसानी रहती है, और विक्रय संवर्धन का कार्य भी हो जाता है, मतलब सेल्स प्रमोशन का। भंडारण में भी सुविधा मिल जाती है निर्माताओं को, और ख्याति वृद्धि, मतलब उनकी गुडविल में वृद्धि होती है, क्योंकि एक अच्छी पैकेजिंग उनकी गुडविल को इंक्रीज करता है। दूसरा लाभ किसको होता है? मध्यस्थों को लाभ होता है। भंडारण में सुविधा, मध्यस्थों को उत्तम पैकेजिंग से माल को स्टोर करने में सुविधा रहती है पहली। मार्ग में भी सुविधा होती है, जो मिडल मैन होते हैं। उत्पाद दिखाने में भी उनको आसानी होती है क्योंकि अच्छी पैकेजिंग है। स्व विज्ञापन, एक वो पैकेजिंग खुद का विज्ञापन करते हैं, इसलिए उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और उनको बेचने में सुविधा मिलती है। थर्ड एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, मतलब उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ है? उनको लाने में सुविधा होती है। पैकेजिंग उपभोक्ता को वस्तु को अपने घर ले जाने में सुविधा प्रदान करता है। मिलावट की संभावनाएं कम होती है क्योंकि सारा सामान पैक होके आता है, उसमें कोई ऐसी संभावना नहीं होती। जानकारी मिल जाती है। पैकेजिंग के साथ छपी सूचना उपभोक्ता को सारी प्रकार की जानकारी दे देती है और वो उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। पैकेजिंग के उपयोग लाभों से स्पष्ट है कि आज पैकेजिंग वस्तु की सुरक्षा भी देती है। सुविधा, भंडारण आदि के कारणों से ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विपणन विक्रय के कारण भी आवश्यक है। पैकेजिंग वस्तु के विक्रय में सहायक होता है और उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि करता है। पैकेजिंग का महत्व जन साधारण की आय में और उसके रहन सहन में वृद्धि, उसकी स्वच्छता की आकांक्षा में वृद्धि करता है आदि के कारण भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये हमने कुछ लाभ देखे पैकेजिंग के, कि उपभोक्ताओं को क्या लाभ है, निर्माताओं को क्या लाभ है और मध्यस्थों को क्या लाभ है। अब हम पढ़ते हैं कि लेबलिंग क्या है। लेबलिंग के उद्देश्य कार्यों की हम व्याख्या करते हैं। तो लेबल सिंपल लैंग्वेज में क्या है? लेबल उत्पाद का वह भाग है जिस पर उत्पाद या विक्रेता के विषय में मौखिक सूचना दी जाती है। यह एक पैकेज का भाग होता है, मतलब पैकेज का ही भाग होता है, पैकेजिंग का ये भाग है जिसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद लेबल छपा होता है। तो लेबल है क्या? तो ये वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न एक चिट के रूप में हो सकता है। ये परिभाषा विलियम जे स्टैंटन के अनुसार है। अगर आप पेपर में परिभाषा लिख रहे हो किसी की, तो आप उससे पूरा लिखिए, अदरवाइज फिर उसको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेबल सूचना देने वाली क्या हो सकती है? चिट हो सकती है, लपेटने वाला कागज हो सकता है, ये कोई सील हो सकती है जो वस्तु है उसके पैकेज से उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि लेबल सूचना देने वाली चिट होती है जो वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी होती है। तो जिस वस्तु के विषय में या उसके विक्रेता के विषय में सूचनाएं होती है
उदाहरण के तौर पर कैमल साई की दावत पर एक चिट्ठी चिपकी रहती है जिस पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ISI की मोहर और कैमल इंक लिखा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ एक फ़ोटो डाली है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी बाहर हर प्रोडक्ट के बारे ऐसी एक लेबल लगी होती है जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि ये कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड्स हैं और टोटल फैट कितना है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये इसी को लेबल कहते हैं हम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैकेजिंग क्या होती है और लेबल क्या होता है। तो लेबल पैकेजिंग का ये एक पार्ट है, हमें इस बात को याद रखना है, ये कोई अलग अलग नहीं है। लेबल एंड लेबलिंग का उद्देश्य, इनके उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। उत्पाद के गुणों की लक्ष्यों की जानकारी देना, उत्पाद के संगठकों की जानकारी देना, उत्पाद के उपयोग में सावधानी बरतने का संदेश देना, उत्पाद के दुरुपयोग के संभावित खतरों को बताना, उत्पाद के संबंध में संदेह उत्पन्न नहीं होने देना तथा संदेह को दूर करना, उत्पाद को स्वयं सेवा आधार पर विपणन योग्य बनाना, उत्पाद की श्रेणी तथा उसके मानकों आदि को प्रकट करना, उत्पाद के निर्माता के पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क अधिकार को प्रकट करना, कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप सूचनाएं देना। उपभोक्ताओं को उत्पाद का अन्य उत्पाद से तुलनात्मक अध्ययन करने में भी सहायता मिलती है। तो ये लेबल के हमारे कुछ उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि क्वेश्चन नंबर ये भी 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपणनकर्ता द्वारा उत्पादों के संबंध में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के लेबलों को स्पष्ट करें। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैंने बाय मिस्टेक 14 लिख दिया। तो लेबलों के प्रकार, लेबलों के 3 वर्गों में लेबल को हम थ्री वर्क्स में डिवाइडेड कर रहे हैं। पहला क्या है, ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल, इसमें लेबल पर ब्रांड का नाम ही दिया रहता है। ये ब्रांड नाम या तो निर्माता का नाम होता है या कोई शब्द, चिन्ह या डिज़ाइन जैसा होता है। तो सिंपल सा पहला क्या होता है, उस पर नाम उम बना होता है, ये सबसे पहला वाला है। फिर है वर्ग लेबल, इसमें क्या होता है, मेसन ए वृत्त के अनुसार लेबल में किसी प्रकार के शब्द हो सकते हैं, अंक या अक्षर लिखे होते हैं, उस वस्तु की क्वालिटी या वर्क को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जय इंजीनियर वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित पंखे ऊषा ब्रांड के नाम से बिकते हैं, परंतु इनमें भी क्वालिटी के आधार पर अंतर होता है और उन पर प्रीमा, डेल्यूक्स और कॉन्टिन्यूअल को लेबल लगे रहते हैं। वर्ग लेबल निश्चित प्रयोग में आसान होते हैं और वस्तु के मूल्य उसकी क्वालिटी या वर्ग के अनुसार होते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में वर्ग लेबल क्या होता है, जिस पे कुछ अंक बने होंगे या अक्षर बने होंगे या शब्द। जैसे ऊषा ब्रांड के नाम से पंखे बिकते हैं, तो उसमें भी वैरायटीज है हमारी। फिर है तीसरा तरह का वर्ग लेबल जो कि विवरणात्मक लेबल है, मतलब डिस्क्रिप्टिव लेबल, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे वस्तु किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वस्तु कैसे तैयार की गई है, वस्तु का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, वस्तु किन कार्यों के काम में आती है, वस्तु प्रयोग करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, निर्माता या मध्यस्थ का नाम, जैसे कि हमने अभी चित्र में देखा था। तो ये हमारा था। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, उत्पाद मिश्रण तथा उत्पाद पंक्ति पर हम सक्षम टिप्पणी लिख रहे हैं कि उत्पाद प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है और प्रोडक्ट लाइन क्या होते हैं। एक निर्माता को अपने उत्पाद के संबंध में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जिन्हें हम उत्पाद संबंधी निर्णय कहते हैं। इस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता इस कारण है कि आज के उत्पादन युग और पुराने उत्पादन युग में बहुत अंतर आ गया है। पुराने समय में निर्माता द्वारा साधारणतः एक ही उत्पाद का निर्माण किया जाता था, परंतु आज एक निर्माता विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है जिससे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की इच्छाओं को पूरा किया जा सके और संस्था के लाभों का अधिकतम किया जा सके। इस कार्य के लिए 3 स्तरों पर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम उत्पाद मिश्रण और उत्पाद पंक्ति को समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक निर्माता को आज के समय में पहला वाला समय अलग था, उसमें बहुत अंतर था, बट आज के समय में अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आज 3 स्तरों पर निर्णय लेने पड़ते हैं। पहला है उत्पाद मद, मतलब प्रोडक्ट आइटम। एक निर्माता की सूची में एक उत्पाद वस्तु के विषय में विवरण उत्पाद मद कहलाता है, मतलब जो उत्पाद के बारे में जो वस्तु होती है या विषय होता है उसको उत्पाद मद कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें एक निर्माता एक से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है, परंतु वे उत्पाद आपस में संबंधित होते हैं, मतलब लाइन बनी हुई है। संबंधित से आज से वे सभी उत्पाद एक प्रकार के समुदाय की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, या वे एक दूसरे के साथ काम में आते हैं, और या वे एक प्रकार के उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं या एक ही माध्यम से बेचे जाते हैं। तो आई होप आपको ये उत्पाद पंक्ति समझ में आई होगी, जिसमें एक ही प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है, या तो यूँ समझ सकते हैं या एक ही प्रकार के उपभोक्ताओं को वो चीज़ें बेची जाती है, या एक ही प्रकार के लोगों से वो कनेक्टेड है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मूल्य क्षेत्र में ये आते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स को हम समझ लेते हैं कि ये हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। एक व्यवसायिक संस्था या फर्म द्वारा बिक्री के लिए उत्पादित विभिन्न उत्पादों के समूह को क्या कहते हैं, उत्पाद मिश्रण कहते हैं। मतलब जो विभिन्न विभिन्न
उत्पादित किया जाता है उसको उत्पाद मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब एक निर्माता केवल एक ही उत्पाद को बनाता है तो उसे उत्पाद मद, मतलब अगर एक ही बनाएगा तो प्रोडक्ट आइटम वन है, क्योंकि जब उसी निर्माता द्वारा उसी प्रकार के अन्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है तो वो उत्पाद पंक्ति लाइन कहलाती है। और जब निर्माता एक प्रकार के उत्पादों का निर्माण ना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है तो उन विभिन्न उत्पादों के समूह को उत्पाद मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर अगर उत्पादक एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा तो उसे उत्पाद मद कहेंगे, मतलब प्रोडक्ट आइटम। अगर वो एक से ज़्यादा करता है बट वही वाले टाइप्स के एक ही लोगों को जो टारगेट करता है तो वो प्रोडक्ट लाइन होती है। बट अलग अलग विभिन्न उत्पादों का अगर वो निर्माण करेगा तो उसे उत्पाद मिश्रण कहते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए दांतों के मंजन का उदाहरण लेते हैं। दांतों का मंजन एक उत्पाद है और कंपनी की मंजन की शीशी उसका उत्पाद मद है। यदि मंजन बनाने वाली कंपनी पाउडर और पेस्ट दोनों बनाती है तो इसकी उत्पाद पंक्ति है, क्योंकि दोनों एक से कनेक्टेड है। लेकिन जब यही कंपनी पेस्ट भी बना रही है, साबुन भी बना रही है, चेहरे के लिए क्रीम भी बना रही है आदि का निर्माण करे तो यह उस कंपनी का उत्पाद मिश्रण कहलाता है। उत्पादों के संबंध में निर्णय लेते समय बुद्धिमत्ता की बात यह है कि कार्य का प्रारंभ उत्पाद मध्य से किया जाने और धीरे धीरे उत्पाद पंक्ति और उत्पाद मिश्रण की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये एक बिजनेसमैन को इस बात को समझना चाहिए कि सबसे पहले उत्पाद मध्य से स्टार्ट करो, फिर उत्पाद पंक्ति से, फिर उत्पाद मिश्रण से धीरे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जो निर्णय लेते समय हमें ध्यान रखने हैं। विस्तार विदित ये बताता है कि एक निर्माता के यहाँ कितनी उत्पाद पंक्तियाँ, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर की कई वस्तु पंक्तियाँ, एक घड़ियों की, दूसरी प्रिंटिंग मशीन की, तीसरी ट्रैक्टर की और चौथी बिजली के बल्ब बनाने की। अनुरूपता कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, अनुरूपता चाहिए होती है। अनुरूपता का अर्थ है विभिन्न उत्पाद पंक्तियाँ किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ये संबंध उनके वितरण, उपयोग, आवश्यकता या अन्य किसी प्रकार से हो सकता है। भारत में फिलिप्स इंडिया लिमिटेड एक नाम के अनेक उत्पाद बनाती है, जैसे बिजली के बल्ब, रेडियो और ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, 2-in-1 ट्यूबलाइट, CLF आदि। ये सभी उत्पाद किसी न किसी रूप से बिजली से संबंधित है, तो इसको हम अनुरूपता कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले विस्तार, अनुरूपता और फिर गहराई, डेप्थ। गहराई से अर्थ प्रत्येक उत्पाद पंक्ति में औसत वस्तु की संख्या से है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखकर इस गहराई का विस्तार किया जा सकता है और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। उत्पाद मिश्रण निर्णय लेते समय यह तय करना पड़ता है कि किस मद को सुधारा जाए या किस मद का उत्पादन बढ़ाया जाए या किस मद का उत्पादन बंद किया जाए। इसी प्रकार उत्पाद पंक्ति स्तर पर भी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे पंक्ति का विस्तार करे या उसे छोटा करे। यहाँ विस्तार से अर्थ है कि नई वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करे। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड उसके कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। विस्तार उसका कितना है, अनुरूपता कैसी और गहराई कितनी है उसमें। सो आई होप आपको ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी फॉर मोर वीडियोज़ and please stay connected to my channel. Thanks.